Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Here is Rahil Ahmed and a very warm welcome to all of you. Students, I hope you all are doing well. Today we are going to start Group 1A element. आज से हम Group 1A element पे डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। देखिए, सबसे पहले आपने कुछ चीज़ें समझनी हैं जो बाज़ वक़्त कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं। जनरली अगर हम ग्रुप 1A एलिमेंट को देखें तो पीरियोडिक टेबल में टॉप पर हाइड्रोजन लिखा है, उसके नीचे मेटल्स लिखे हुए हैं। लेकिन यहाँ पे हम ग्रुप 1A एलिमेंट को जो डिस्कस करेंगे वो अल्कली मेटल को डिस्कस करेंगे। ठीक है, आप अक्सर देखते हैं ग्रुप 1A एलिमेंट्स आर आल्सो नोन एज अल्कली मेटल। इसका मतलब होता है हाइड्रोजन को छोड़ के, एक्सेप्ट हाइड्रोजन, बाकी जो ग्रुप 1A के एलिमेंट्स हैं इनको अल्कली मेटल कहा जाता है। अब सबसे पहली चीज कि ग्रुप 1A के अंदर कौन कौन से एलिमेंट मौजूद है। लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, ये कुछ एक एलिमेंट्स हैं जो ग्रुप 1A के अंदर मौजूद है। इसमें ये एलिमेंट जो है ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। मोस्ट ऑफ द टाइम इसको बाकियों की केमिस्ट्री के साथ डिस्कस नहीं किया जाता। यहाँ पे हम जिन पर बात करेंगे वो ये 5 एलिमेंट हैं। तो इन 5 एलिमेंट के लिए आपने याद रखना है इन एलिमेंट्स को अल्कली मेटल कहा जाता है। दीज आर नोन एज अल्कली मेटल। अब इन एलिमेंट्स को अल्कली मेटल क्यों कहा जाता है? अब देखिए, बाज़ वक़्त ये बात होती है ना, ग्रुप 1A एलिमेंट्स आर नोन एज अल्कली मेटल, तो यहाँ पे याद रखना लिथियम से सीजियम या फ्रेंशियम तक इनको अल्कली मेटल कहते हैं। हाइड्रोजन अल्कली मेटल्स में नहीं है, ग्रुप 1 में है लेकिन अल्कली मेटल के अंदर हाइड्रोजन नहीं है। अब अल्कली मेटल इनको कहने की वजह क्या? मेटल का तो आपको क्लियर, ये सारे एलिमेंट मेटल्स है। ठीक है, अल्कली की 2 वजह है। नंबर 1, पहली याद रखना है वर्ड अल्कली का मतलब होता है एशेस। ये एलिमेंट्स यूजुअली ऐश के कंपोनेंट्स में मौजूद होते हैं, इसलिए इनके लिए ये वर्ड अल्कली यूज किया जाता है। दूसरा, ये जो लफ्ज निकला अल्कली, ये अल्कलाइन से है। अल्कलाइन का मतलब बेसिक। जब भी इन एलिमेंट्स के हाइड्रोक्साइड को देखते हैं या इन एलिमेंट के ऑक्साइड को देखते हैं तो दीज हाइड्रोक्साइड या ऑक्साइड्स ऑफ दीज एलिमेंट्स आर बेसिकली अल्कलाइन इन नेचर। अब कहते हैं हाइड्रोक्साइड एंड ऑक्साइड ऑफ ग्रुप 1A एलिमेंट्स आर बेसिक आर अल्कलाइन। अल्कलाइन का वर्ड बेसिक के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, आर एक और भी हम कह सकते हैं, हाइड्रोक्साइड और ऑक्साइड ऑफ दीज एलिमेंट रिएक्ट विद वाटर टू गिव बेसिक सॉल्यूशन। तो 3 मेन बातें जो आपने ध्यान में रख ली। अल्कली का जो वर्ड है इसके मीनिंग है एशेस। इन एलिमेंट्स को हमने ये देखा ये ऐश के कंपोनेंट्स के तौर पर मौजूद होते हैं, ऐश के कंपोनेंट्स में मौजूद होते हैं, इसलिए इनके लिए वर्ड यूज होता है अल्कली मेटल। दूसरी वजह, इन एलिमेंट्स के जो हाइड्रोक्साइड हैं या ऑक्साइड हैं ये अल्कलाइन होते हैं, इसलिए हम इन्हें अल्कली कहते हैं। तीसरी एक बात हमने ये कही कि इन एलिमेंट्स के हाइड्रोक्साइड और ऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे तो वो अल्कलाइन सॉल्यूशन बनाएंगे, तो इसलिए हम ये कहते हैं कि दीज आर नोन एज अल्कली मेटल। तो आई होप ये इनका नाम जो है ये आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। अब हम कुछ एक बेसिक चीजों पे बात करेंगे। याद रखना, पहली बात, दीज ऑल आर मेटल, ये तमाम के तमाम मेटल हैं। दीज आर हाईली रिएक्टिव, ये जितने भी एलिमेंट है ये हाईली रिएक्टिव हैं। ठीक है, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव वैल्यू, इनके इलेक्ट्रोपॉजिटिव वैल्यू ग्रेटर है। ठीक है, एज कंपेयर टू अदर एलिमेंट। तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज आपने याद रखनी है कि इनकी जो रिएक्टिविटी है ये डाउन द ग्रुप बढ़ती है, इसको हम फिर लेटर ऑन डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पर आपने याद रखना ये सारे के सारे मेटल हैं। दीज आर हाईली रिएक्टिव
ठीक है। और सिर्फ ये जो फर्स्ट 3 एलिमेंट है लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, इनको हम लेबोरेटरी के अंदर आम इक्विपमेंट में रख सकते हैं, बाकी एलिमेंट्स को हम नॉर्मल इक्विपमेंट में नहीं रख सकते क्योंकि बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। इसी तरह याद रखना दीज आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये जितने भी एलिमेंट्स हैं चूंकि ये मेटल है तो इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट के गुड कंडक्टर होंगे, ठीक है। इसी तरह आपने याद रखना है ये एलिमेंट मोस्टली फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं कर सकते, डू नॉट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट। ये मोस्टली हमें कंबाइंड फॉर्म में मिलेंगे, कंपाउंड्स की फॉर्म में मिलेंगे, ऑक्साइड्स की फॉर्म में मिलेंगे, डिफरेंट कंपाउंड्स में ये एलिमेंट्स हमें मिलेंगे। फ्रीली एलिमेंटल स्टेट में ये एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करते। तो ये एक शार्ट सा बेसिक सा इंट्रोडक्शन था अल्कली मेटल से रिलेटेड। अब हम इनकी कुछ प्रॉपर्टीज पे बात करेंगे जिसमें नंबर 1 आता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, अब आपको जनरल आइडिया है, यहाँ पर हम हर चीज को अब दोबारा से डिटेल में नहीं डिस्कस करेंगे, इन मेन प्रॉपर्टीज को हमने पहले डिस्कस किया हुआ है। अब यहाँ पे जो चीज आपने याद रखनी है, चूंकि ये 1 ग्रुप से बिलोंग करते हैं, इसका मतलब है इनके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। दूसरी बात, ये अल्कली मेटल जो है ये एस ब्लॉक से बिलोंग करते हैं, तो इसका मतलब है इनका आखिरी जो सब शेल होगा वो एस होगा। देखें, एस ब्लॉक से बिलोंग करने की वजह से इनका जो वैलेंस सब शेल होगा वो एस होगा। अब चूंकि ये एस ब्लॉक के फर्स्ट ग्रुप से बिलोंग करते हैं, इसका मतलब है इनके एस शेल के अंदर, एस सब शेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन होगा। तो अगर हम इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखना चाहें तो वो 1s हो सकता है। और हेयर ये जो n है, n स्टार्ट्स फ्रॉम 2 to 7, 2 से लेकर ये 7 तक हो सकता है। 1 जो s होता है वो हाइड्रोजन के लिए। तो अब ये सेकंड ग्रुप से आगे चलता जा रहा है, तो सेकंड पीरियड से 7th पीरियड तक जाएगा। तो सेकंड पीरियड में सेकंड एस होगा, थर्ड पीरियड में थर्ड, इस तरह से आगे चलते जाएंगे अप टू 7th पीरियड, और जहां पे n की वैल्यू 7 हो जाएगी। डिटेल में हम नहीं लिखते, हम जनरल इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखेंगे। जैसे लिथियम है नंबर 1, तो लिथियम की अगर हम लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखें तो क्या बनेगा, 2s1। सिंपली याद रखें, ठीक है, आखिरी पहले वालों को छोड़ दें, सिंपल याद रखें। ऐसे ही सोडियम है तो क्या हो जाएगा, 3s1, ठीक है। पोटाशियम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या बननी है, 4s1, ठीक है। रुबिडियम जो है उसकी क्या हो जानी है, रुबिडियम की 5s1, ठीक है। और रुबिडियम के बाद सीजियम है, सीजियम की 6s1, ठीक है। और फ्रेंशियम की हमारे पास क्या हो जाएगी, 7s1। तो आप देखो एक चीज आपको क्लियर कि इन सारों के आखिरी इलेक्ट्रॉन किस सबशेल में आ रहे हैं, एस सबशेल के अंदर आ रहे हैं, ठीक है। और आखिरी इलेक्ट्रॉन सिर्फ 1 है। आखिरी इलेक्ट्रॉन के 1 होने की वजह से हम ये कहेंगे कि ये एलिमेंट मोनोवैलेंट है, ठीक है। ये बात ध्यान में रखनी है कि ये जितने भी एलिमेंट हैं ग्रुप 1A के, ये सारे के सारे मोनोवैलेंट है, यानी कि ये एक बॉन्ड बनाते हैं। जब भी हम इन एलिमेंट्स को देखते हैं तो आपने ये याद रखना है कि दीज आर मोनोवैलेंट, यानी दे फॉर्म 1 बॉन्ड। ये हमेशा एक बॉन्ड बनाते हैं। आपने देखा होगा NaCl, इस तरह से आपको कंपाउंड्स मिलते हैं, LiCl, NaOH। तो जितने भी हम इनके कंपाउंड्स को देखेंगे उनमें इन तमाम एलिमेंट्स ने एक बॉन्ड बनाया होगा, यूनिवैलेंट या मोनोवैलेंट, इसीलिए हम ये कहते हैं। और इनका ये इलेक्ट्रॉन अगर जाता है, NS का इलेक्ट्रॉन चला जाता है, तो जो N-1 सबशेल होगा, ठीक है, जो पेनल्टीमेट यानी सेकेंड लास्ट शेल होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। तो ये यूनी पॉजिटिव आयन बनाते हैं, मोनोवैलेंट, और साथ में याद रखना है यूनी पॉजिटिव आयन बनाते हैं। यूनी पॉजिटिव आयन बनाने के बाद इनका जो वैलेंस शेल है वो कंप्लीट हो जाता है।
तो ये पहली बात आपने अच्छी तरह से ध्यान में रख लेनी है कि जो ग्रुप 1A के एलिमेंट है इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन s सब शेल के अंदर है, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ns1 होगी और ये हमेशा एक बॉन्ड बनाएंगे और यूजुअली इनकी कोशिश ये होती है कि ये यूनिपॉजिटिव आयन बनाकर एक इलेक्ट्रॉन को लूज करके अपना बैलेंस कंप्लीट कर लें। तो आई होप ये जर्नल एक चीज आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गई होगी। अब इसके अलावा चंद एक बेसिक प्रॉपर्टीज हैं जिन पर हमने डिस्कशन करनी है, जिसमें आपके पास आ जाएगा उसी तरह से इसके बाद हम देखेंगे इनकी बाकी रिमेनिंग फिजिकल प्रॉपर्टीज, जैसे कि दूसरे नंबर पर आप देखेंगे एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस, अब अगर आप इस ग्रुप में देखें सिंपल है, कोई इसमें खास ट्रिक नहीं है। जब आप डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, एक शेल के बाद दूसरा शेल, फिर तीसरा, फिर चौथा, इस तरह से शेल ऐड होते जा रहे हैं। तो एज अ रिजल्ट डाउन द ग्रुप जाने से एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस और एटॉमिक रेडियस रेगुलर वे में इंक्रीज हो रहा है। तो हम सिंपल ये बात कहते हैं डाउन द ग्रुप atomic radius, down the group atomic radius increases regularly, एक प्रॉपर वे में रेगुलरली इंक्रीज हो रहा है बाय द एडिशन ऑफ शेल, बाय द एडिशन ऑफ शेल्स। नेक्स्ट शेल के इजाफे की वजह से इनका एक एटम से दूसरे एटम पे एटॉमिक रेडियस बढ़ता जा रहा है। देखिए अब लिथियम से सोडियम पे आएंगे, एटॉमिक रेडियस बढ़ जाएगा, सोडियम से पोटाशियम पे बढ़ेगा, पोटाशियम से रुबिडियम पे बढ़ेगा, सीजियम पे मजीद, फ्रेंशियम पे मजीद। तो लिथियम का सबसे कम और सबसे ज्यादा सबसे लास्ट में जो एलिमेंट आ रहा है फ्रेंशियम। तो रेगुलर, इसमें कोई इरेगुलरिटी नहीं है, ठीक है, एक रेगुलर पैटर्न में डाउन द ग्रुप ये बढ़ता जा रहा है, इसलिए यहाँ पे हम इसमें मजीद डिस्कशन पे नहीं जाते हैं। तीसरे नंबर पर जो प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे इनकी देखनी है दैट इज देयर आयोनाइजेशन एनर्जी। नंबर 3 आयोनाइजेशन एनर्जी। अब इसके लिए भी याद रख लें आयोनाइजेशन एनर्जी के ट्रेंड में भी कोई इरेगुलरिटी नहीं है, आयोनाइजेशन एनर्जी के ट्रेंड में भी कोई इरेगुलरिटी नहीं है। सिंपली आप कहेंगे डाउन द ग्रुप, जब आप डाउन द ग्रुप जाएंगे आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस रेगुलरली। डाउन द ग्रुप जब आप देखें सबसे ज्यादा ऊपर लिथियम है, जैसे जैसे आप नीचे आते जा रहे हैं सीजियम तक इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती जाती है। तो ये इसमें भी कोई इरेगुलरिटी नहीं है, प्रॉपर वे में डाउन द ग्रुप इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती जा रही है। चौथे नंबर पर आती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड भी आपने पहले पढ़ा हुआ है कि इसका ट्रेंड क्या है, व्हेन वी गो डाउन द ग्रुप, जब हम किसी ग्रुप में डाउन द ग्रुप जाएंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है। याद रखना हम यहाँ पे क्या कहेंगे, जनरली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। जनरली मोस्ट ऑफ द ग्रुप में यही होता है कि जब हम एक ग्रुप में एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट में डाउन द ग्रुप जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू कम होती जाती है। लेकिन यहाँ इसमें क्या होता है, कुछ हद तक ये ट्रेंड रेगुलरली फॉलो होता है, ठीक है। अगर हम देखें लिथियम, ठीक है, इसके बाद रूल के मुताबिक क्या होना चाहिए, जो लिथियम के बाद सोडियम है उसकी कम हो जानी चाहिए, फिर पोटाशियम की मजीद कम होनी चाहिए, फिर रुबिडियम की मजीद कम होनी चाहिए, फिर सीजियम की मजीद कम होनी चाहिए। इस तरह से ये ट्रेंड ऑब्जर्व होना चाहिए, इस रेगुलर वे में ट्रेंड ऑब्जर्व होना चाहिए। लेकिन हमने ये बात देखी कि ये जो पोटाशियम है, यहाँ पोटाशियम और रुबिडियम, इनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ये बराबर है अबाउट 0.8। अगर इनकी मैं वैल्यू जनरली आपको बता दूं, इसकी 1 आती है, इसकी 0.9, इसकी 0.8, इसकी 0.8 और इसकी अबाउट 0.7, ठीक है। अब इन दोनों की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो इक्वल है,
बराबर, ऑलमोस्ट इक्वल है। अब इस पे एक क्वेश्चन बनता है कि क्यों इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इक्वल है। तो उसका एक सिंपल सा आंसर ये है कि जब आप पोटाशियम से रुबिडियम पे जाते हैं, पोटाशियम से रुबिडियम पे जाते हैं और ऊपर वाले एलिमेंट से नीचे वाले एलिमेंट पे जाएंगे तो क्या होगा, एक शेल ऐड होगा। एक शेल जब ऐड होगा तो उस शेल में डी शेल और एफ सब शेल आएंगे। देखें ऊपर वाले जो एलिमेंट हैं, यहाँ लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, यहाँ तक जो सब शेल्स इन्वॉल्व हैं वहाँ डी में इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप पोटाशियम से रुबिडियम पे आएंगे वहां पे एफ सब शेल भी आएगा। जब एफ सब शेल और डी सब शेल आएंगे तो वहां पे डी और एफ सब शेल की पुअर शील्डिंग होगी। डी और एफ सब शेल की पुअर शील्डिंग की वजह से इस एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे इतना खासा असर नहीं पड़ता। जो न्यूक्लियस का इन्फ्लुएंस शील्डिंग इफेक्ट की वजह से आउटर इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर कम होता जा रहा है, यानी जो अट्रैक्टिव पावर थी न्यूक्लियस की आउटर इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर शील्डिंग इफेक्ट की वजह से नहीं पहुंच रही थी, उसको पुअर शील्डिंग इफेक्ट की वजह से थोड़ा सा ओवरकम किया गया और रुबिडियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे खासा फर्क नहीं पड़ा डाउन द ग्रुप जाने से। तो ये एक वजह है जिसको आप विद रिगार्ड टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ डी सबशेल कंसिडर करेंगे तो आपको ये बात क्लियर हो जाएगी। तो आई होप ये चीज़ें आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है इन चीज़ों में तो आप उसको कमेंट बॉक्स में हमारे साथ बता सकते हैं। अब इसके बाद जो प्रॉपर्टी हम डिस्कस करेंगे दैट इज मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। नंबर 5 है, 5 नंबर पे है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इन एलिमेंट्स के मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट पर हमने बात करनी है। देखिए बात को समझना, किसी भी एलिमेंट का जो मेल्टिंग पॉइंट है ये बॉइलिंग पॉइंट है, दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है, या अगर हम इसको मेन कहूँ उसकी बाइंडिंग एनर्जी के ऊपर डिपेंड करता है। और बाइंडिंग एनर्जी दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है, साइज ऑफ एटम, ठीक है, और दूसरा उस एटम के मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर या उसके जितने इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो। एटम का साइज जितना स्मॉल होगा उतनी उसकी बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा होगी, ठीक है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जितने ज़्यादा होंगे तो इसका मतलब है उसकी बाइंडिंग एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी। तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हम कह सकते हैं कि जिस एटम का साइज जितना स्मॉल होगा उसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, और जिस एटम पे चार्ज जितना ज़्यादा होगा यानी जितने ज़्यादा उसके इलेक्ट्रॉन्स फ्री होंगे, जितने उसके इलेक्ट्रॉन लूज हो पाएंगे उतना उसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। अब चूंकि हम ग्रुप 1A के एलिमेंट को देख रहे हैं तो ग्रुप 1A में तो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है सारों में, तो यहाँ पे असल जो फैक्टर रोल प्ले करता है वो साइज है। और जब आप डाउन द ग्रुप आते हैं एटॉमिक साइज बढ़ता जा रहा है, तो इट्स मीन डाउन द ग्रुप जाने से इनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो यही बात यहाँ पे ऑब्जर्व होती है कि सिंपल सी बात याद रख लें, डाउन द ग्रुप जब आप जाओगे तो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस रेगुलरली मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट में डिक्रीज आती है, इसमें कोई खास इरेगुलरिटी नहीं है। तो इसको आपने एज इट इज याद रख लेना, ठीक है। एग्जैक्ट वैल्यूज मैंने आपको पहले भी बता दिए, अब याद रखें लिथियम का कितना, सोडियम का कितना, ये चीज़ें याद नहीं रखनी। मेन चीज़ याद रखनी है डाउन द ग्रुप जब हम जाएंगे तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इनका डिक्रीज करता जाएगा। अब इसके बाद नंबर नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी आ रही है दैट इज डेंसिटी। इन एलिमेंट्स की डेंसिटी पे हमने बात करनी है। देखिए डेंसिटी को समझना आपने, डेंसिटी हम कहते हैं मैस पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी यूजुअली हमें क्या बताती है, किसी भी चीज़ की कंपैक्टनेस को, किसी भी चीज़ के हार्डनेस को, किसी भी चीज़ की कंपैक्टनेस को जो चीज़ बता रही होती है उसे हम कहते हैं डेंसिटी। और आमतौर पर जनरली अगर हम बात करेंगे तो डाउन द ग्रुप डेंसिटी बढ़ती है, ये बात समझनी है आपने। जनरली
डाउन द ग्रुप, चूंकि मास बढ़ता है, डाउन द ग्रुप डेंसिटी इंक्रीजेस। लेकिन इन एलिमेंट्स में एक इरेगुलरिटी आती है। देखिए, अगर हम देखें, हमारे पास ट्रेंड ये आना चाहिए, लिथियम के बाद सोडियम, सोडियम के बाद पोटाशियम, पोटाशियम के बाद रुबिडियम, रुबिडियम के बाद सीजियम। रूल के मुताबिक, जर्नल ट्रेंड के मुताबिक ये बात ऑब्जर्व होनी चाहिए। लेकिन एक इरेगुलरिटी आती है यहाँ पे, ये चीज आपने ध्यान में, सोडियम और पोटाशियम पे, सोडियम और पोटाशियम पे ये इरेगुलरिटी उल्टा हो जाता है। सोडियम की डेंसिटी ग्रेटर है पोटाशियम के से, ये बात ध्यान में रखना है। जनरली हम ये कह रहे हैं डाउन द ग्रुप जब जाएंगे, डाउन द ग्रुप जाने से डेंसिटी बढ़ती है। लेकिन यहाँ पर ये फर्क आता है, रेगुलरली तो ये होना चाहिए, सोडियम की कम होनी चाहिए, पोटाशियम की ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन हमने ये बात ऑब्जर्व की कि सोडियम की ज्यादा है, पोटाशियम की कम है। वैल्यू अगर मैं लिखना चाहूँ तो ये बनती है 0.97 के करीब, ठीक है, इसकी, और इसकी बनती है 0.86 के करीब डेंसिटी बनती है। तो अब यहाँ पॉइंट समझना आपने, क्यों फर्क आता है, इस सोडियम से पोटाशियम पे ये इरेगुलरिटी क्यों है, इसको थोड़ा सा समझना है। देखिए, यहाँ हमने कहा डेंसिटी, इतनी मुश्किल बात नहीं, इजी सी बात है, सिंपल सी बात है, समझ जाइएगा आप। देखिए, डेंसिटी का हमने कहा डायरेक्ट रिलेशन है मास के साथ और इनवर्स रिलेशन है वॉल्यूम के साथ। अब वॉल्यूम जितना ज्यादा होता जाएगा डेंसिटी उतनी कम होती जाएगी, मास जितना ज्यादा होता जाएगा डेंसिटी उतनी बढ़ती जा रही। आज जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं, ये बात तो अंडरस्टूड है कि एटॉमिक मास बढ़ता जा रहा है, एटॉमिक मास के बढ़ने की वजह से डेंसिटी बढ़ती है। लेकिन अगर हम इन दोनों को देखें, सोडियम और पोटाशियम में, जब आप लिथियम से सोडियम पे आते हैं, थर्ड पीरियड आता है, थर्ड से फोर्थ पे जब जाएंगे, थर्ड से जब आप फोर्थ पे जाएंगे, एक तो डी सबशेल इन्वॉल्व, डी के बाद एफ सबशेल आएगा। अगेन यहाँ जो बात आएगी वो पुअर शील्डिंग इफेक्ट की वजह से। अब पुअर शील्डिंग इफेक्ट की वजह से जनरली मास तो बढ़ा, लेकिन पुअर शील्डिंग इफेक्ट की वजह से शेल के दूर जाने से, जो शेल्स हैं, आउटर इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनके न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस से आजाद होने की वजह से, थोड़ा सा फ्री होने की वजह से उसका वॉल्यूम यूजुअली बढ़ने की बजाय ज्यादा बढ़ जाता है। जितना यूजुअली इंक्रीज आता है मास के साथ वॉल्यूम का, उसके कंपैरिजन में इसके वॉल्यूम में ज्यादा इंक्रीज आ जाती है। उस वॉल्यूम के ज्यादा इंक्रीज आने की वजह से यहाँ पे इसकी डेंसिटी कम हो जाती है। तो ये एक पॉइंट ध्यान में रख लेना, मैं इसको दोबारा आपको बता देता हूँ। जनरली ये बात ठीक है कि जब आप डाउन द ग्रुप जाएंगे, मास के बढ़ने से डेंसिटी को बढ़ना चाहिए। लेकिन इन दो में जो इरेगुलरिटी आती है उसकी वजह यह है, जब आप सोडियम से पोटाशियम में आएंगे, डी और एफ सबशेल इन्वॉल्व होंगे। लिथियम से सोडियम में डी है, लेकिन सोडियम से पोटाशियम पे आप आएंगे, डी भी है, एफ भी है, और डी और एफ सबशेल जो है ये पुअर शील्डिंग काज करते हैं, ठीक है। और पुअर शील्डिंग की वजह से जो न्यूक्लियस का इन्फ्लुएंस है आउटर इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, वो बढ़ जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा हमने गलत कर लिया। देखें, यहाँ इसकी इरेगुलरिटी आपने समझनी है। जर्नली ये होता है कि जब हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, तो ये जर्नल ट्रेंड है कि डाउन द ग्रुप जाने से डेंसिटी बढ़ती है। वजह वही कि जब आप डाउन द ग्रुप जाएंगे मास बढ़ेगा, डाउन द ग्रुप जाने से मास उसका बढ़ेगा। लेकिन इसमें इरेगुलरिटी जो आती है इसको समझना है आपने। लेकिन जब हम सोडियम से पोटाशियम पे आते हैं, तो इसमें लिथियम से सोडियम पे जब आप आएंगे, डी सबशेल इन्वॉल्व है, लेकिन सोडियम से पोटाशियम पे जब आप जाएंगे तो वहां पे डी के साथ एफ सबशेल भी इन्वॉल्व है। एफ सबशेल के आने की वजह से जो एटम का वॉल्यूम है वो ज्यादा इंक्रीज कर जाता है। अब अगर वॉल्यूम ज्यादा इंक्रीज करे, वॉल्यूम और डेंसिटी का इनवर्स रिलेशन है, तो इस वजह से हम ये कहते हैं कि सोडियम के बाद पोटाशियम पे जब आप जाएंगे तो जितना मास बढ़ रहा है उसके कंपैरिजन में वॉल्यूम ज्यादा बढ़ जाता है।
तो वॉल्यूम के ज़्यादा बढ़ने की वजह से इसकी डेंसिटी सोडियम से कम हो जाती है। तो दैट इज़, आई होप आपने समझ लिया होगा इस बात को। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है इन इरेगुलरिटीज़ के अंदर, उसको आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। मैं कोशिश करूँगा आपके इस आंसर का जवाब आपके इस क्वेश्चन का जवाब लाजमी दूँ। वी विल सी यू इन अनदर लेक्चर। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।